और टी, है ना। टी का यूज वो कर रहे हैं पी में, एटी स्क्वायर कॉमा 280 में, और एस का वो यूज कर रहे हैं ए एस स्क्वायर कॉमा 2s मान एस पॉइंट को समझाने में। अच्छा, ये दोनों कौन है, पी और एस, ये अपने आप में 2 पॉइंट्स हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला पर, ये भी समझ में आया होगा। एस टी इज इक्वल टू 1 है, माने एस और टी के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है कि आप जब चाहोगे तब आप एस टी इज इक्वल टू 1 बोलने के बाद एस इज इक्वल टू 1/t पुट कर सकते हो जब भी आप चाहो। उन्होंने इस तरह का एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया है। तो वो कह रहे हैं कि P पे जो टेंजेंट बना है और S पे जो नॉर्मल बना है वो दोनों अपने आप में जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसके ऑर्डिनेट, उसका ऑर्डिनेट माने उसका x वैल्यू क्या होगा। ओके, सोचा जा सकता है क्या है क्या नहीं, उसके ऊपर धीरे धीरे अब चलना चालू करते हैं ताकि अपने को पता चले कि क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन को समझने के लिए अपन एक काम करते हैं, थोड़ा साइड में इसको छोटा कर लेते हैं, है ना। हम सबसे पहले बात जिस पे चालू कर रहे हैं वो ये कि हम इसमें S पॉइंट हमारे को दे रखा है as स्क्वायर कॉमा 2as, राइट है भाई। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि नॉर्मल एट s, नॉर्मल एट s। अच्छा, नॉर्मल एट s हमको ही पता होना चाहिए कि अगर भाई किसी ने हमसे नॉर्मल की इक्वेशन पूछी तो y इज इक्वल टू 80 क्यूब प्लस 280 माइनस 80 स्क्वायर, याद होगा आप में से सभी लोगों को, माइनस का x, सॉरी, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से अगर नॉर्मल की इक्वेशन बोलूंगा तो नॉर्मल की इक्वेशन मेरी तरफ से क्या होगी, y इज इक्वल टू में a s क्यूब, ठीक है ना, प्लस में 2as माइनस में x s, ये मेरी तरफ से इक्वेशन हो गई, है ना। थोड़ा मैंने जान करके थोड़ा डिलेड टाइम लिया क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हम जब इसको कर रहे होते हैं तो ये कुछ ऐसे चल रहा होता है, क्योंकि मेरे को हर चीज को t से s में कन्वर्ट करके लिखना था, तो थोड़ा आराम से चलते हैं, पेशेंसफुली हमने इस तरह से लिखा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो भी मेरे पास में नॉर्मल की इक्वेशन आई, इसमें अगला ने ये बोल रखा है कि ये वही s है जो कि एस टी इज इक्वल टू 1 बना रहा है, तो मैं s की जगह मैंने जैसा बोला था मैं 1/t पुट कर सकता हूं। अगर मैं s की जगह 1/t पुट करता हूं तो ये बन जाएगा a/t क्यूब, ये प्लस में हो जाएगा 2a/t, माइनस में यहां से हो जाएगा x/t, ये भी काम खत्म हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या कि अगर किसी ने मेरे से बोला, ये तो नॉर्मल एट s की बात हुई, अब सामने से मेरे को एक और बात भी बोली जा रही है कि टेंजेंट एट p है कुछ कहानी में, और p हमारा क्या था 80 स्क्वायर कॉमा 280, राइट है भाई। अच्छा, टेंजेंट एट p 80 स्क्वायर कॉमा 280 पे जो टेंजेंट होता है वो होता है ty इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, और अगर ऐसा है तो मैं अपनी तरफ से इसको लिखूंगा ty इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, सही भाई। अच्छा, इसे मैं ऐसे भी समझ सकता हूं कि अगर मैं ty इज इक्वल टू देख रहा हूं तो मुझे कुछ y इज इक्वल टू में कुछ x/t प्लस में 80 जैसा कुछ हल्की सी फील आ रही है, राइट है भाई। तो मेरे को एक और चीज भी पकड़ में आ गई। अच्छा, अब ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जो P पे बनने वाला है ना, हमारे पास में 2 पॉइंट है भाई पैराबोला पर, P पे बनने वाला टेंजेंट और S पे बनने वाला नॉर्मल, ठीक है ना भाई। S पर बनने वाला नॉर्मल, लेट्स से कि वो S पॉइंट यहां है, इस पे बनने वाला नॉर्मल एक दूसरे को जिस पॉइंट पे मिलते हैं, S पर बनने वाला नॉर्मल और P पे बनने वाला टेंजेंट एक दूसरे को जिस पॉइंट पे जाकर के मिलते हैं वो पॉइंट के ऑर्डिनेट माने x कोऑर्डिनेट बताया जाए। अच्छा, अब मेरे पास में y की वैल्यू दोनों में आ चुकी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों को सॉल्व कर रहा हूं। तो क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो मैं यहां से x/t प्लस में at इज इक्वल टू में a/t क्यूब प्लस में 2a/t माइनस x/t जैसा कुछ होता हुआ देख रहा हूं, राइट। तो अपनी तरफ से ये वाली कहानी भी बंद हो गई। अच्छा, अब मेरे को जो चीज समझ में आ रही है ना, सॉरी, दोनों का y कोऑर्डिनेट बताना है, क्योंकि मुझे ऑर्डिनेट बताना है ना, सॉरी y कोऑर्डिनेट बताना है। अगर मुझे y कोऑर्डिनेट बताना है तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं x को गायब करूं, राइट है। तो मैं अगर x को गायब करूंगा तो मेरा अभी तक का जो सफर है उसमें छोटी छोटी चीजों को बदलना पड़ेगा। मुझे जो चीजें दिख रही हैं वो क्या क्या है, पहली बात तो मैं अगर भाई दोनों की x वैल्यू देख रहा हूं तो x वैल्यू क्या हो रही होगी, ठीक है ना। मुझे दोनों से y की वैल्यू चाहिए फाइनली, तो मुझे अगर दोनों से y की वैल्यू चाहिए तो मैं यहां से कह सकता हूं y माइनस 80, सही है भाई, इज इक्वल टू, मैं दोनों से सॉल्व करके ला रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना, y माइनस 80, ठीक है ना, इज इक्वल टू में माइनस का y प्लस में यहां पे मुझे दिख रहा है a/t क्यूब प्लस में मुझे दिख रहा है 2a/t, राइट। ये मेरे को अपनी तरफ से यहां से दिख गया। ओके, अब मैं जो चीज और देख पा रहा हूं वो ये हो गया, ये बन जाएगा 2y, इधर से मुझे दिख रहा है 80 प्लस 2a/t, ठीक है ना, प्लस में a/t का क्यूब। ओके, अभी भी मुझे जो चीजें और क्लिक कर रही हैं वो ये कि मैं इसमें से a कॉमन ले सकता हूं। अगर मैंने a कॉमन ले लिया तो मुझे अंदर ही अंदर मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है t
नीचे मुझे एलसीएम में मुझे दिख रहा है टी क्यूब, पहली चीज तो है ना, ये क्लियर कर दूं मैं। टी क्यूब होते ही यहां पे मुझे दिख रहा है टी पावर 4 और यहां मुझे दिख रहा है 2t² प्लस 1, राइट है। और ये मुझे दिख रहा है 2y। इस 2y में से 2 को तो मैं नीचे ले चलता हूं और अगर मैं इसे थोड़ा स्पेसिफिकली दिखाता हूं तो मुझे कुछ t² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2t³ दिख रहा है। y की वैल्यू 2t³ ये रही और a टाइम्स में t² प्लस 1 का होल स्क्वायर मुझे यहां दिख गया। इसका मतलब यह कि मेरा ऑप्शन अगर दोनों को सॉल्व करने के बाद कुछ बन रहा है तो वो बन रहा है बी ऑप्शन। और मैंने दोनों में से क्या एलिमिनेट करा? x को एलिमिनेट करा है। मैंने इस इक्वेशन से x और इस इक्वेशन से x को मिला करके ये चीज लिखी है। सही है भाई? तो मैंने दोनों से x बाई टी एलिमिनेट करा है, अगर ढंग से बोलूं तो, है ना। मैंने दोनों से x बाई टी को एलिमिनेट करके दोनों को इक्वेट कर दिया है, ठीक है ना। x बाई टी को एलिमिनेट कैसे करा? जैसे मान लीजिए किसी को लगता है कि ये क्या कंफ्यूजन है, x बाई टी की वैल्यू मैं आपसे पूछूंगा तो आप मेरे को तुरंत बताओगे कि x बाई टी इज इक्वल टू में, सर मुझे तो a बाई टी क्यूब प्लस में 2a बाई टी माइनस वाई दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। अच्छा जरा जल्दी से इधर से भी x बाई टी बताओ। इधर से मैं अगर आपको बोलूं कि x बाई टी की वैल्यू क्या आएगी तो आप बोलोगे x बाई टी इज इक्वल टू वाई माइनस ए टी स्क्वायर आएगी सर। y माइनस ए टी, सॉरी ए टी स्क्वायर नहीं, y माइनस ए टी आएगी। इसका x बाई टी और इसका x बाई टी दोनों को मैच करा दिया। कहां पर? ये और ये मैच कराते ही मेरे हाथ में क्या आ गया? मेरे हाथ में y की वैल्यू आ गई और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मतलब मैं क्वेश्चन को जैसा समझ पा रहा हूं, ठीक है ना, इजीली आप भी समझ सकते हैं। दोनों से सॉल्व करा है मैंने। एक्चुअल मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों को सॉल्व करके फाइनली अपनी तरफ से वैल्यू लिख ली है। राइट, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरफ लेके जाता है। तो चलिए साहब, हमारा अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? हमारे अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है लेट द कर्व सी, बड़े ध्यान से समझना भाई, लेट द कर्व सी बी द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला y square is equal to 4x with respect to the line x plus y plus 4 equal to 0. If a and b are the point of intersection with c, the line y equal to minus 5, then the distance of point a and b. क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है उसको समझते हैं। अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं तो बेसिकली ये लाइन अपने आप में माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 जैसी कोई लाइन है। अच्छा, ये जो पैराबोला एक नॉर्मल पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये एक ऐसी लाइन है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट से कहीं से गुजर रही है, ठीक है ना। अच्छा, c जो है इस पैराबोला की इस लाइन के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज है कोई। अच्छा, होगी कोई मिरर इमेज। a और b जो है दे आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ c, ठीक है, विद द लाइन y इक्वल टू माइनस 5। अब y इक्वल टू माइनस 5 अगर हम लोग कोई बात करते हैं तो y इक्वल टू माइनस 5 कुछ इस तरह से जाने वाली एक लाइन होगी। इसका जो भी मिरर इमेज बनेगा, ठीक है ना, वो हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो मिरर इमेज कुछ ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा ऐसा एक एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा सा अपने को स्लांट कर लेना चाहिए, मेरा ना ख्याल है। क्यों? क्योंकि अगर ये मिरर है तो ये कुछ इस तरह से दिखा रहा होगा चीजों को आते हुए, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये मिरर इमेज पे ये जो दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट का नाम ए और बी दिया है अगले ने। ये वाली लाइन का नाम क्या है? y इक्वल टू माइनस 5। मतलब हमने कुछ एक आइडिया लगाया है कि कुछ ऐसा जो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये कौन सी लाइन है? ये अपनी लाइन है माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। इसे हमने मिरर मान लिया है और मिरर के अंदर सामने वाले ने अपनी एक इमेज भेजी है। इस इमेज का नाम है ना, इस कर्व का नाम जरूर c है और a एंड b आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ना सॉरी, c अपने आप में मिरर इमेज का नाम है, c इस कर्व का नाम है जो कि मिरर इमेज बन के आया उसकी। अच्छा, और y इक्वल टू माइनस 5 से जब हम लोगों ने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो उसके नाम a और b पड़े। तो वो कह रहा है ए बी की लेंथ कितनी आएगी। अब दो बातें समझ में आती है, एक कि या तो हम मिरर इमेज का पूरा पूरा वैल्यू निकालें, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, माने हम अब किस टाइटल की तरफ सोचें कि अगर सर मुझे कल को गलती से किसी लाइन के रेस्पेक्ट में किसी पैराबोला की इमेज बतानी हो तो क्या मैं फार्मूला बता सकता हूं? तो मेरा जवाब होगा वैसे बताया जा सकता है, लेकिन क्या हमें इसकी जरूरत पड़ेगी? तो अगर मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली तो मैं कैसे आखिरकार चीजों को रन कराऊंगा? तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहला काम, ठीक है ना, हम इस पैराबोला पर एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं जो कि कहीं पर भी अवेलेबल होने के लिए हमेशा एग्री है। वो यहां पर भी होता है, यहां पे भी होता है, यहां पे भी होता है, यहां पे भी होता है, कहीं भी हो सकता है, राइट है। अच्छा, जब हम इसके किसी भी पॉइंट की इस लाइन में मिरर इमेज बनाएंगे तो हो सकता है इस पॉइंट की मिरर इमेज यहां है, इस पॉइंट की मिरर इमेज यहां है, इस पॉइंट की मिरर इमेज यहां यहां यहां, सारे पॉइंट्स की मैं मिरर इमेज भी सोच रहा हूं। क्योंकि एटी स्क्वायर, जैसे मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से लेट पी एटी स्क्वायर कॉमा 280 इज अ पॉइंट ऑन पैराबोला
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। मैंने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे एक पॉइंट मान लिया है। अगर मैंने P करके कोई पॉइंट मान लिया है तो वो कहीं पे भी हो सकता है, और उसकी जैसे ही मैं लाइन के अंदर मिरर इमेज बनाऊंगा तो मेरे पास में एक जो भी वैल्यू आएगी वो सारे पॉइंट्स की मिरर इमेज हो सकती है, क्योंकि वो जनरल पॉइंट है तो इसकी मिरर इमेज भी एक जनरल पॉइंट होगी, वो भी कहां, रिफ्लेक्शन पे। ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने अपनी तरह से जो सोच के चला वो ये कि मैं अपनी तरफ से एक P इज इक्वल में 80 स्क्वायर 280 को एक पॉइंट मान लेता हूं, ठीक है ना, इस पर। एंड इधर वाले को अगर मैं इसको P कहता हूं, इसको P कहता हूं, इसमें से किसी भी पॉइंट को P कहता हूं, तो इसकी मिरर इमेज है जो इनके रेस्पेक्टिव है वो Q Q Q इनमें से कोई भी होती है। एंड Q H K इज मिरर इमेज ऑफ पॉइंट P with respect to line x plus y plus 4 equal to 0। मैंने अपनी तरफ से x plus y plus 4 equal to 0 पर मिरर इमेज का नाम जो है वो कुछ h, k मान लिया है। राइट है भाई। अगर मैंने h, k मान लिया है तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मिरर इमेज का फार्मूला शायद मुझे कुछ कुछ याद है। आप में से सभी को याद होगा कि अगर देखा तो ये मैं बोल सकता हूं, यहां पर मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, यहां पर a की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, तो a की वैल्यू 1 होने से मेरे लिए पॉइंट भी थोड़ा कंपैरेटिवली आसान हो गया। अब ये t स्क्वायर 2t है। अच्छा, तो मैं h माइनस टी स्क्वायर अपॉन हमारी लाइन का नाम है x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये भी याद दिला दूं, तो इसका x कोऑर्डिनेट 1, k माइनस इधर से कितना हो जाएगा, k माइनस 2t अपॉन 1 इज इक्वल टू में माइनस में 2 टाइम्स कुछ कुछ नीचे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो इधर पड़े हैं वो, और नीचे की तरफ इधर की तरफ क्या हो चुका होगा, x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, y का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई t माने 2t हो गया ये, ठीक है ना, और प्लस का 4। तो मतलब मेरी तरफ से टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 करके कुछ आ रहा है। ओके, यहां तक भी मेरे को नहीं लगता कि हमारी तरफ से कोई बड़ा इश्यू आया। अब ये और ये आपस में मैच कर सकते हैं, आप में सभी को पता होगा। जैसे ही ये बना, मैं अपनी तरफ से जैसे ही इसे हटाऊंगा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं h माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 होगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या मेरे पास h की वैल्यू आ गई है? आप कहोगे यस सर आ गई है। तो h की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, माइनस 2t माइनस 4 आ रही है। इसे रोक लेते हैं। अच्छा, मैं अगर बाई द k माइनस 2t इज इक्वल टू में माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 लेता हूं, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब की बार मेरे पास k की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 आ रही है। अब मेरे पास h और k की वैल्यू आ चुकी है। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी के साथ भी कोई इश्यू आ रहा है। अच्छा, लेकिन ये h और k क्या है, ये h और k अपने आप में Q पॉइंट है। Q पॉइंट क्या है, Q पॉइंट रिफ्लेक्शन वाले पैराबोला पर कोई भी एक जनरल पॉइंट है। अगर कोई भी एक जनरल पॉइंट है तो क्या सर वो कभी A और B हो सकता है? हाँ, वो कभी भी A और B भी हो सकता है। अगर A और B होगा तो A और B में तो सर एक चीज तो सेम है ना सर। क्या सेम है सर? दोनों y कोऑर्डिनेट माइनस 5 पे हैं, तो दोनों का y कोऑर्डिनेट माइनस 5 होगा। सर इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपने आप में माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 है। हाँ, एंड y कोऑर्डिनेट माइनस 5 से फ्रॉम y कोऑर्डिनेट माइनस 5 अगर मैं इसको मिलाता हूं तो माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 होगा, और ये कैंसिल आउट होकर के माइनस 1 बनाएगा। इसका अंदर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बनेगा, इसका अंदर t की वैल्यू प्लस माइनस 1 बन जाएगी। हाँ सर, इससे तो t आ गया, t आते तो सर पॉइंट आ गया। अब पॉइंट कौन कौन सा है? अगर मैं t की वैल्यू, सुनना जरा, अगर मैंने t इज इक्वल टू 1 लिया, अगर मैंने t इज इक्वल टू 1 लिया तो हमारा पॉइंट जो बनेगा, ठीक है, बड़े ध्यान से समझते हुए चलना है आपको। हमारा पॉइंट याद रखना, हमारा पॉइंट माइनस 2t माइनस 4 कॉमा माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 है। अब t की जगह 1 रखते हैं। अगर मैंने t की जगह पे 1 रखा तो t की जगह 1 रखते ही माइनस का 6, t की जगह 1 रखते ही माइनस का 5 बन रहा है। ऑब्वियस बात है, थर्ड क्वाड्रेंट में ही जाना था, थर्ड क्वाड्रेंट में ही आया। अब तीसरा, अगर मैंने t की जगह पर माइनस 1 रखा तो क्या होगा? तब ये अपने आप में माइनस 2 कॉमा माइनस 5 बनेगा। और दोनों के बीच में गैप कितना होगा वो आप कोई डिस्टेंस फार्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बाय द वे आपने ये पॉइंट को A, ये पॉइंट को B माना तो A B के बीच की जो दूरी होगी वो अपने आप में 4 हो जाएगी। ये आप वैसे भी समझ सकते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन AB इज नथिंग बट 4, A और B के बीच की दूरी। क्योंकि आप ऐसा साधारण सी बात समझेंगे कि ये अपने आप में माइनस 2 कॉमा माइनस 5 है, माइनस 6 कॉमा माइनस 5 है, तो दोनों के बीच का x डिफरेंस जो है वही आंसर हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके लिए रहा। थोड़ा सा डिफरेंट रहा कि क्या सर मैं मिरर इमेज बना सकता हूं, तो मेरा जवाब था कि आप बनाने को तो बना सकते हैं, लेकिन आपकी जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। आप अब ये भी सीख गए कि
अगर कभी रिफ्लेक्शन के अंदर, माने रिफ्लेक्शन ऑफ पैराबोला विद रेस्पेक्ट टू लाइन पर भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो मुझे ऐसे डील करना है, ठीक है ना। आई एक्सपेक्ट कि आप में से हर एक जने को ये पकड़ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन विद पैराबोला का क्वेश्चन है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ पैराबोला विद रेस्पेक्ट टू अ लाइन बेस्ड क्वेश्चन। आप में से हर एक जने को ही पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह का क्वेश्चन देखा है, तो आपको आइडिया पड़ गया होगा कि मैंने इस तरह का क्वेश्चन देखा है अभी। जस्ट अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि अपने को पता रहे कि भाई हमने अब क्या क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, एक सर्कल दिया है, एंड द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x टच द सर्कल एट पॉइंट P एंड Q एंड पैराबोला एट पॉइंट R एंड S। अच्छा ओके, अब यहां ये थोड़ा सा डराने वाली जगह है कि क्या कहना चाह रहा है सर ये, ठीक है ना। इसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे आखिरकार कोई कॉमन टेंजेंट जो है वो दो जगह पे टच कर सकता है। तो वो दो जगह ही टच करेगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या होगा, अब समझने की जगह क्या है। पहला तो क्वेश्चन यह था सर ये कॉमन टेंजेंट जो है एक सर्कल और पैराबोला के बीच दो जगह कैसे टच कर सकता है, टेंजेंट तो एक ही जगह टच करता है। हाँ मैं मानता हूं, अगर आप वैसे एकदम से देखेंगे तो शायद आप थोड़ा परेशान होंगे। अब जरा इसको यूं देखिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x का मतलब ये एक पैराबोला है, ओके। अच्छा यहां x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज अ सर्कल, है ना। सर्कल का सेंटर 0 0 है और इसका रेडियस √2 है, तो वो कुछ यहीं कहीं बन गया होगा ऐसा, ठीक है। तो अपने पास में ये भी एक सर्कल बन गया। अब कहानी क्या है हमारी, हमारी कहानी ये है कि वो ये कह रहा है कि एक कॉमन टेंजेंट है जो कि यूं टच करके गया। तो सर ये टेंजेंट तो एक ही जगह टच करके गया ना। मैंने कहा हाँ ये एक ही जगह टच करके गया, लेकिन एक टेंजेंट इधर से भी तो जाएगा मेरे दोस्त। हाँ अब बताओ कॉमन टेंजेंट जो है, कॉमन टेंजेंट्स जो है, टेंजेंट्स जो है वो कितनी जगह टच कर, अरे सर दो जगह कर गए। तो इसका नाम PQ है, इसका नाम RS है। अच्छा PQRS ऐसे बने, हाँ। और आपको ये भी थोड़ा बहुत तो आइडिया पड़ ही गया होगा कि ये और ये बिल्कुल सीधे बनेंगे। हमें क्या निकालना है, हमें PQRS करके क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। टारगेट कैसे कर रहे हैं सर हम टारगेट ऐसे करेंगे कि हमें ये पता चल जाएगा कि हम ये ट्राइंगल निकालेंगे। देख रहे हैं आप, अब अगर मैं ये वाला ट्राइंगल निकालूंगा उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट को लेट्स कॉल इट V। अगर मैंने इसे V मान लिया तो क्या होगा, इस पॉइंट को अपन U मान लेते हैं, इस पॉइंट को अपन U मान लिया, इस पॉइंट को अपन T मान लेते हैं। चलो एक काम और कम हो गया। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं बड़े ट्रायंगल में से छोटा ट्रायंगल हटा दूंगा तो बचा हुआ एक क्वाड्रिलेटरल का पोर्शन रह जाएगा, उसका डबल करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, आपको अगर बाय द बेसिक समझ में आ गया तो बढ़िया, नहीं तो अभी अपन आगे चलते हैं फिर सोचते हैं, राइट है। क्वेश्चन में एक एक करके एंट्री करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज यह है कि टेंजेंट की बात चल रही है और टेंजेंट दुनिया में सबसे आसान होता है पैराबोला का। तो मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं लेट टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, a की वैल्यू 2 है, इज y इज इक्वल टू mx प्लस 2/m। कह सकते हैं हाँ सर बिल्कुल चलेगा। आगे क्या है क्वेश्चन में, अब ये जो टेंजेंट है, दिस टेंजेंट टचेज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये जो टेंजेंट है अपने आप में सर्कल को टच कर रहा है। सर्कल को टच करेगा तो फिर उसके सेंटर से जो दूरी होगी वो रेडियस के बराबर होगी, इंप्लाइज मैं P इज इक्वल टू R का यूज करूंगा। अब P क्या चीज है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 टू द लाइन। लाइन क्या है, कॉमन टेंजेंट। अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूं तो दैट इज मॉड 2/m अपॉन में अंडर रूट के अंदर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। तो m स्क्वायर प्लस 1 और रेडियस कितनी है हमारे सर्कल की, √2। तो मैं जैसे ही इसे डील करूंगा इट विल बी 2/m का मॉडुलस इज इक्वल टू में अंडर रूट में 2m स्क्वायर प्लस 2 ऐसा। अब मेरे पास क्या चॉइस बचती है सर, स्क्वायरिंग और क्या। अगर मैंने स्क्वायरिंग कर दी तो इट विल बी 4/m स्क्वायर, इधर की तरफ से इट इज 2m स्क्वायर प्लस 2। अब क्या चॉइस बचती है, आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो, ठीक है ना। 2 कॉमन लेके आप इसको उड़ा दो, यहां पे 2 रह गया। अब क्या चॉइस बचती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले, ठीक है, आप स्क्वायरिंग कर लेना। तो इट इज नथिंग बट यहां पर
सॉरी स्क्वायरिंग नहीं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हो चुका है 2 इज गड़ो में m⁴ प्लस में कितना m²। ओके, यहां तक की बात भी मेरे को लगता है आप में से हर एक जना एग्री कर गया है। आप चाहें तो इसे ऐसा ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते थे, m⁴ प्लस m² माइनस 2 इक्वल टू 0। ये कुछ t² प्लस t माइनस 2 इक्वल टू 0 से मैच करता है। तो इसका मतलब ये, अगर आप इसे क्रैक करेंगे तो ये कुछ m² प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई m² माइनस 1 इक्वल टू 0 दिखाएगा। हाँ, ये तो हमें कोई आंसर नहीं देगा क्योंकि m² माइनस 2 हो नहीं सकता, लेकिन m की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 1 एंड माइनस 1 आ गई। अच्छा, अब m आ गया, किसका m आया, टेंजेंट का m आया सर। अगर टेंजेंट का m आया तो फिर मैं टेंजेंट की इक्वेशन भी ला सकता हूं। हाँ सर, अब आप टेंजेंट की इक्वेशन भी ला सकते हैं। कहां से ला सकते हैं, इस लाइन में रख करके। इससे मुझे दो बातें समझ में आती है, y इज गड़ो में x प्लस 2, अगर मैंने 1 रखा तो, अगर मैंने माइनस 1 रखा तो y इज गड़ो माइनस x माइनस 2। मेरे पास दो टेंजेंट आ गए। अगर मेरे पास दो टेंजेंट आ गए तो दोनों टेंजेंट जाकर जहां मिल रहे होंगे उस पॉइंट का नाम टी आ जाएगा, तो मैं टी तुरंत निकाल सकता हूं, ठीक है ना। यहां से मैं टी निकाल के कैसे करूंगा, दोनों को भिड़ा देते हैं। तो मुझे पता है टी के लिए टी पॉइंट, अगर मेरे से कोई पूछेगा, ठीक है, तो टी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके लिए सॉल्व करते हैं, एक से वाई की वैल्यू दूसरे में रखते हैं। तो एक्स प्लस 2 इज गड़ो माइनस एक्स माइनस 2, सॉल्व करने पर 2x इज गड़ो माइनस 4 माइनस एक्स इज गड़ो माइनस 2। ओके, x की जगह अगर आपने माइनस 2 रखा तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब आपका t पॉइंट जो है माइनस 2,0 हो गया। अरे हाँ, t पॉइंट आ गया सर। अगर t पॉइंट आ गया तो इस पॉइंट को हमने चमका करके माइनस 2,0 लिख दिया। लो, थोड़ा सा और आसान हो गया। अब मेरे पास दोनों लाइनें पड़ी हैं। अब अगर मेरे पास दोनों लाइनें पड़ी हैं तो मैं क्या सोच रहा हूं, अब मेरा देखो अभी तक के क्या क्या पड़ा हुआ है, पहला, दूसरा, सॉल्व करने के बाद तीसरा, मैंने टी तक आ गया। मैं चौथे पड़ाव की तरफ बढ़ने की सोच रहा हूं कि अब मैंने टी निकाल लिया, व्हाट नेक्स्ट। अब मैं पी क्यू आर और एस पे फोकस कर रहा हूं कि मेरे पास कहीं से ये भी आ जाए, राइट है। तो मतलब मेरा दिमाग मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ने को कह रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो लाइन है पी क्यू, इट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, हाँ या ना। तो पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम -2,0। हाँ, ये सर -2,0 से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकलती है t इक्वल टू 0 से। t इक्वल टू 0 का मतलब होता है चेंज। चेंज का मतलब क्या, अगर मेरे से सर्कल के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करी जाती तो x² की जगह x इंटू x1, y² की जगह y इंटू y1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब x की वैल्यू -1। x की वैल्यू -1 आ रही है। x की वैल्यू -1 आ रही है। तो सर x इज इक्वल टू -1 तो लाइन ही होती है ना सर। हाँ, लाइन होती है ना, माने ये लाइन x इज इक्वल टू -1 है। हाँ, और अगर बाय द वे x इज इक्वल टू -1 ऊपर जा रहा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी -1 कुछ कुछ होंगे, हाँ या ना। अच्छा, कैसे निकालेंगे सर आप इसको, ये वाले पॉइंट को, कुछ नहीं, सर्कल में रख देते हैं। तो हमें पता है हमारा सर्कल x², तो -1 का स्क्वायर प्लस में y² इज इक्वल टू 2 है। इसका तो हमारा y इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू में +-1 आ जाएगा। तो हमारे पास p पॉइंट -1,1 और q पॉइंट -1,-1 हो गया। अब मेरे पास में p और q दोनों अवेलेबल हो गए। क्या क्या किया हमने, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए इक्वेशन बनाई, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जैसे आई वो तो बहुत ही सिंपल, x इज इक्वल टू -1 आई, उसको उठा के सर्कल में रख दिया, क्योंकि वो सर्कल को ही तो काटेगी p और q पे। तो हमारे पास p और q के कोऑर्डिनेट आ गए, ये भी काम खत्म हो गया। अब मैंने अगले पे पड़ाव रखा कि भाई मेरे को r और s भी मिल जाए। बाई चांस इस पॉइंट से ये वाली लाइन भी अपने आप में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही है, लेकिन अब पैराबोला की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो कहने का मतलब RS इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम -2,0। हाँ, उधर भी काम करेगा सर ये फंडा, हाँ क्यों नहीं करेगा। अब कैसे, देखो जरा, y² की जगह y1 इज 0, ठीक है ना। और 8x में से हम क्या करेंगे, 4 आगे ले लेते हैं, और 2x की जगह x प्लस x1 कितना है अपना -2, ठीक है ना। तो x -2 ये कर लेते हैं। ऐसा करते ही क्या होगा, इसको सॉल्व करते ही x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है x इज इक्वल टू 2 है। हाँ, अगर ये लाइन x इज इक्वल टू 2 है तो r के x कोऑर्डिनेट 2 होगा, और इसका भी r x कोऑर्डिनेट 2 होगा। अच्छा, y कोऑर्डिनेट कैसे लाएंगे, पैराबोला में रख के। किसको, x की जगह 2 अगर मैंने रखा तो मेरे पास y² इज इक्वल टू में 16 हो जाएगा, 8 इंटू 2।
तो y की वैल्यू +-4 आ जाएगी। हाँ, और ऐसा आते ही मैं इसे 2,4 और 2,-4 बोल दूंगा। अब मेरे पास चारों कोऑर्डिनेट पड़े हैं, आप चाहो तो मैं डायरेक्ट भी आ सकता हूं। कैसे? आपने मुझसे लास्ट में यही पूछा है कि आपको PQRS का एरिया चाहिए, तो दैट विल बी 1/2। पहला कोऑर्डिनेट रखता हूं -1 1, अगला रखता हूं -1 -1, अगला रखता हूं 2, -4, अगला रखता हूं 2,4 और वापस पैक किससे कर देंगे? 2,4 के बाद में लास्ट में वापस किससे पैक कर देंगे? -1,1 से। और अगर इससे पैक कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। हम इसे लिख लेते हैं 1/2, ब्रैकेट में चलते हैं। इधर से देखा जाए तो 1 + 1 2 प्लस, भाई हमने इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करा है। आई एक्सपेक्ट कि अपन एडवांस की तैयारी के दौरान इतनी बातें याद करते हैं। इधर से बन जाएगा 4 + 2 6 प्लस, इधर से बन जाएगा 8 + 8 16, इधर से बन जाएगा 2 + 4 6। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ रहा है 12 और 16 28 और 2 30/2 माने 15, माने आंसर इज 15। लो साहब 15 आंसर आ गया। मैंने सिंपल सारस फार्मूला लगाया और क्वेश्चन खट से ने सॉल्व हो गया, तो आंसर इज 15। बढ़िया क्वेश्चन था, अपने आप में एक ऐसा क्वेश्चन था जिससे हमको क्या सीखने को मिला। पहली चीज टेंजेंट्स, ठीक है, और टेंजेंट से क्वाड्रिलेटरल का कनेक्शंस, ठीक है। तो अगर देखा जाए बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बेसिकली कॉमन टेंजेंट प्रॉपर्टी बेस्ड था, कॉमन टेंजेंट्स प्रॉपर्टी बेस्ड, राइट, ऐसा। अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अपना पढ़ाव क्यों स्लो करें। देखिए साहब, हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि क्वेश्चन वाला कह रहा है लेट ARST, वापिस से 4 नॉन जीरो रियल नंबर है। अभी कुछ देर पहले हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें 3 नॉन जीरो रियल नंबर ऐसे ही दे रखे थे। P अपने आप में 80² 280 था। Q और R, Q के बारे में इन्होंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन R के बारे में बोल रहे हैं AR² 2AR है। S के लिए बोल रहे हैं AS² 2AS है। ऑब्वियसली बात है, ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं y² 4x पे होते हैं, तो ये अपने आप में 4 कोई अलग अलग पॉइंट हैं एक ही पैराबोला पर। सपोज दैट PQ जो है वो एक फोकल कॉर्ड है एंड QR एंड R के P के पैरेलल, QR और P के अपने आप में 2 और लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं। K इज द पॉइंट 2a, 0। ओके, आगे क्या बोल रहा है? देन द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जो छोटा मोटा एक फिगर आउट करके जो समझ में आता है वो ये कि पहली बात तो ये चारों इस पैराबोला पे कोई पॉइंट है। PQ अपने आप में फोकल कॉर्ड है, P और Q अपने आप में फोकल कॉर्ड है, तो बट ऑब्वियसली कि वो दोनों ऐसे कुछ जा रहे हैं, ठीक है ना, फोकल कॉर्ड है ये दोनों के दोनों। तो ये अगर अपने आप में 80² 280 है तो ये कुछ a/t² का 2a/t होना था, लेकिन अगले ने बोला है नहीं, Q के बारे में हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो हमें बोलने की जरूरत भी नहीं, हम समझते भी है। PQ अपने आप में फोकल कॉर्ड है, तो बट ऑब्वियसली ये a,0 से पास आउट होगी, ये लाइन अगर पास होती है तो। आगे क्या बोल रहा है? PQ इज अ फोकल कॉर्ड एंड QR एंड PK आर पैरेलल, PK और QR। अब देखो K ये वाला पॉइंट अपने आप में a,0 है क्योंकि फोकस यही होता है, और K अपने आप में एक पॉइंट 2a,0 दिया, वो यहां कहीं होगा इसके डबल डिस्टेंस पे। PK एंड QR आर पैरेलल। अब ये थोड़ा Q को मेरे को जानबूझ के हालांकि शिफ्ट करना चाहिए, या फिर मैं एक काम करता हूं, K को भी इतना नजदीक ना लेते हुए यहां कहीं ले लेता हूं ताकि आपको एक डायग्राम दिखा सकूं कि K ये सारा, तो ये PK है और ऐसे ही एक और लाइन इस पे भी है। मैं ऐसी ही एक और लाइन यहां बनाता हूं, ये लाल रंग। अब समझ गए? तो कहने का मतलब ये दोनों लाइनें कैसी आपस में पैरेलल है। अगर ऐसा है तो ये वाली पॉइंट का नाम है QR। ओके, R आगे ही कहीं लाइन है, ठीक है। और R आते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा? R ही AR² 2AR वाला R है जो ये पूछ रहा है। इसने S का कोई यूज नहीं करवाया एज सच इस क्वेश्चन के दौरान अभी तक तो मुझसे। माने क्वेश्चन का ये शायद एक पार्ट रहा होगा जिसमें से ये इस तरह की बातें कर रहा है। अब क्वेश्चन ने कैसे आखिरकार फर्दर अपने आप को प्रोसीड किया है, क्या किया है क्या नहीं किया, मैं बस एक आपको एक रफ आइडिया दिया। हम जितने भी डायग्राम बना रहे एक रफ डायग्राम बना रहे ताकि हमारे को बस एक आइडिया रहे कि कैसे सोचा हमने, वहां पे ऑन द स्पॉट हम कैसे सोच रहे होंगे। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है वही जो हमारे सामने पड़ा है वो। अच्छा, अब यहां पे हम लोगों ने 2 चीजें डिसाइड करी थी। एक तो जो ये कि अगर P
80 square comma 280 and PQ is focal chord, then Q जो होगा वो अपने आप में कुछ a by t स्क्वायर कॉमा -2a/t होगा। ओके, ऐसा। अच्छा, जैसे ही मेरे पास में ये आएगा मैंने अपनी इस तरह से एक बात रोक दी। अच्छा, ये हुआ और अब फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, एक चीज और बोल रहा है वो कि QR इज पैरेलल टू PK, ऐसा बोला है। अगर दोनों की दोनों पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप भी इक्वल होगी। हाँ, होगी। अच्छा, अब हमारे पास में क्या क्या है जो जो अवेलेबल है, वापस से याद दिला दूं। हमारे पास P के नाम पे हमारे पास में कुछ 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, ठीक है ना, और ये कुछ K है हमारा 2a,0, ठीक है ना, और यहां पे भी हमने कुछ ऐसी ही लाइनें सोची थी, ये Q और ये R। Q के नाम पे हमारे पास में कुछ 8/t स्क्वायर, राइट है, ये कुछ a/t² कॉमा -2a/t है, और R के नाम पे कुछ हमारे पास में AR² कॉमा 2AR है। और क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप भी सेम होगी, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ QR इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PK। बिल्कुल होगा। अगर मेरे से PK की स्लोप पे बात करी जाती है तो PK की स्लोप मेरे लिए हो जाएगी 280 - 0 अपॉन 80 स्क्वायर -2a, y2 - y1 से निकाला। अगर सेम वे मैं यहां पे भी देखता हूं तो कुछ मुझे यहां पे AR², 280 माइनस की जगह प्लस 2a/t अपॉन में नीचे, सॉरी ये भी 2a/t नहीं है, 2AR है, और यहां से देखा जाए तो AR² माइनस a/t², ऐसा कुछ दिख रहा है। थोड़ा सफाई तो समझ में आती है सभी को कि सर ये और कुछ नहीं तो 2 तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे t रह जाएगा और यहां पे t² -2 रह जाएगा। एक कट चुका है ऊपर नीचे से और 2 इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कट चुका है, और फाइनली यहां पे रह गया r + 1/t और यहां रह गया है r² - 1/t²। और मेरा टारगेट है r। मेरा टारगेट क्या है? r। पहले मैं दोनों को ट्विस्ट करता हूं तो मुझे ये दिखने लग जाएगा कि ये है t² - 2/t, और यहां मुझे दिखने लग जाएगा r² - 1/t² अपॉन r + 1/t, जो कि कैंसिल आउट करने के बाद r - 1/t छोड़ेंगे। हाँ, अब क्या करा जा सकता है? अब मैंने इसी के अंदर थोड़ा और दिमाग लगाया कि क्या मैं कुछ स्पेसिफिकली r की वैल्यू निकाल सकता हूं या नहीं। तो r की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1/t प्लस t² - 2/t, जो कि एलसीएम लेने पे तो t ही आ रहा है, ऊपर t² -1 आ रहा है। तो r की वैल्यू मेरे पास आ रही है t² - 1/t, जो कि डी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन एकदम सही है। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई भी इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत का काम करवाया। आसान क्वेश्चन था कंपैरेटिवली, कंपैरेटिव टू प्रीवियस क्वेश्चंस। तो कुछ भी ऐसा नहीं था, बस ये कि अपने आप में फोकल कॉर्ड वाले पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो फोकल कॉर्ड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन रहा। अगर जिसको फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी पता है कि T1 T2 -1 और पॉइंट 2 को रखना आता है, वो आसानी से निकाल सकता था। कोई खास ऐसा बड़ा भयानक क्वेश्चन नहीं था, डुएबल था। मतलब ये वाला पार्ट तो मेरे को लगता है आईटी की मेहरबानी से आराम से निकल सकता, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग भी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे लगता है कि देर क्यों करी जाए साहब, देर किस बात की। अगला क्वेश्चन आ चुका है साहब। क्वेश्चन में दिख रहा है, let P be the point on the parabola y square is equal to 4x, which is at the shortest distance from the center S of the circle, ये सर्कल है, Q be the point on the circle dividing the line segment SP internally। क्वेश्चन क्या है? ओके, एक हमारे पास पैराबोला है कुछ, मैं मतलब एक रफ आइडिया ले रहा हूं। ये कुछ पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एक सर्कल और है जिसका सेंटर अपने आप में 2,8 है। अब 2,8 अपने आप में सेंटर है, और 2,8 यहां कहीं ले लेते हैं भाई, हम यहां कहीं एक सर्कल ले लेते हैं, 2,8 करके एक सर्कल है। अब क्वेश्चन ने इसने एक इंटरेस्टिंग बात जो बोली है वो ये कि ये जो सर्कल है, ठीक है ना, इस पे ये जो पैराबोला है, इस पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो पॉइंट है, जो इस सर्कल के सबसे नजदीकी पॉइंट है, मान लेते हैं वो ये वाला है, ये P अपने आप में वो पॉइंट है। अच्छा, इसका जो सेंटर है वो S है, S को P से मिलाया। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि S और P के बीच की दूरी, माने सेंटर और पॉइंट P के बीच की दूरी बताओ। तो पहले क्या निकालना है? P। P क्या चीज है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पॉइंट। तो हमारे लिए पहला क्वेश्चन ये बनता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पॉइंट क्या होगा। तो आई एक्सपेक्ट कि हमने एक
बेसिक डायग्राम तो पकड़ लिया। अब क्वेश्चन के दौरान जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन क्या है कैसे है। तो मुझे ये समझ में आ गया है कि मेरा जो डायग्राम है वो बेसिकली क्या है। मेरा जो डायग्राम है वो बेसिकली ये है कि ये अपने आप में एक पैराबोला है, ये अपने आप में एक सर्कल है, और ये सर्कल सॉरी ये सर्कल का सेंटर एस है, और इस पे जो सबसे नजदीकी पॉइंट है वो पी है। एस को पी से मिला लिया है, ठीक है ना। और अपन ने आगे चलना चालू करा है। अब जरा क्वेश्चन के अंदर देखो बहुत प्यार से। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो सेंटर है वो एस अपने आप में सेंटर हो गया 2 और इधर से हो गया 8, तो रेडियस हमारे पास में आ रही है 2, है ना भाई। तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, इनकेस अगर अपने को सेंटर फॉर्म में लेना हुआ तो। हालांकि जरूरत नहीं है, बस सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ता हूं। ये तो पहला पॉइंट जो हमने अभी तक सिर्फ बात करी है कि भाई ये 2,8 है, चलो इससे हटा दो। अब मुझे पी पॉइंट को पाना है कैसे भी करके। मैं पी पॉइंट को थोड़ी सी देर के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ एक्सपेक्ट कर लेता हूं कि लेट पी अपने आप में कुछ x1 y1 है ना। अच्छा x1 y1 है, और क्योंकि ये पैराबोला पर है तो मैं यहां पे एक और बात भी कह सकता हूं कि y1 का स्क्वायर इज इक्वल में 4x1 है, क्योंकि ये पैराबोला पे है तो उससे सेटिस्फाई कर रहा होगा, उसको साइड कर दिया। अच्छा दूसरी बात मैं एक और चीज समझ सकता हूं कि P पर अगर मैं क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस समय पर मैं जिससे बात कर रहा हूं वो एक नॉर्मल है। एसपी जो है वो सर्कल पर नॉर्मल है, हाँ या ना। तो एसपी जो है वो अपने आप में सर्कल पर नॉर्मल है, एक बात। दूसरी बात ये क्योंकि ये शॉर्टेड डिस्टेंस पर है तो ये दोनों कर्वेचर के लिए नॉर्मल है। तो मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि ये सर्कल पे भी नॉर्मल है और पैराबोला पे भी नॉर्मल है ना। तो कहने मतलब ये कि थर्ड पॉइंट जो है एसपी इज नॉर्मल फॉर सर्कल एंड पैराबोला बोथ। हाँ है सर नॉर्मल। तो उससे क्या होता है सर, अगर मेरे से किसी ने पूछा कि मैंने अगर वाई स्क्वायर इज गड़ो 4x का डिफ्रेंशिएशन करा तो डिवाइड बाई डी एक्स इज गड़ो में 4 डिवाइड बाई 2y होगा ऐसा। तो इसका मतलब ये कि जो मेरा डीवा बाई डी एक्स निकल रहा है x1 y1 पर दैट इज 2/y1 होगा। अगर मैंने कहा कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, नॉर्मल पैराबोला पर किसी पॉइंट पे नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, तो डीवा बाई डी एक्स हमें देता है टेंजेंट की स्लोप, और उसका -1 अपॉन कर दूं तो मिल जाएगी नॉर्मल की स्लोप। तो मैं इसी का माइनस का 1 अपॉन कर लेता हूं, तो माइनस का y1 डिवाइड बाई 2 जो होगी वो एसपी की स्लोप हो जाएगी। हाँ किससे, डिफरेंशिएशन से। लेकिन एसपी की स्लोप आप ऐसे निकाल के क्यों लाए, आपने x1 y1 एज्यूम कर लिया था ना। तो आप ऐसे भी कह सकते थे ना कि एसपी की जो स्लोप होगी तो सर वो तो y1 माइनस 8 डिवाइड बाई x1 माइनस 2 भी होगी। अब उस फार्मूले से पहुंच जाते। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, लेकिन सर ये वाली स्लोप और वो वाली स्लोप डिफरेंट क्यों है। मैंने कहा डिफरेंट नहीं है, दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। एसपी की स्लोप में अगर डिफरेंशिएशन से आता हूं तो ये है, और अगर मैं 2 पॉइंट फार्मूले से आता हूं तो ये है। और लेकिन क्योंकि दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो कहने का मतलब मैं यहां पे बोल सकता हूं कि माइनस का y1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल में y1 माइनस 8 डिवाइड बाई x1 माइनस 2 होगा। फिर क्या करोगे सर, भाई मुझे एक चीज यहां से भी पता है कि x1 की जगह पर कुछ मैं y1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 लिख सकता हूं। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि माइनस का y1 डिवाइड बाई 4 को 2 को कहो, आप तो रुको, हम जरा सामने एक और काम कर लेते हैं। x1 की जगह पर कुछ y1 का स्क्वायर बाई 4 रख रहा हूं, तो माइनस का 8 इंटू 4 कर लेते हैं। कर लो सर, क्या है। तो अब करने के बाद क्या होगा, करने के बाद ये होगा कि मैं लिखूंगा माइनस का y1 का क्यूब प्लस का 8y1 ऐसा, और यहां से हो चुका होगा 8 टाइम्स y1 माइनस 8। अब क्या, अब सबको एक तरफ लेके चलते हैं, राइट है। कुछ y1 माइनस 8 की फील इस साइड से भी आती हुई दिख रही है, तो क्या मैं कुछ कटिंग शटिंग कर सकता हूं। अगर मैं सोच लूं तो मेरे से कोई गलती से भी गलती ना हो जाए। y1 का क्यूब प्लस का 8y1 बराबर में 4 टाइम्स y1 माइनस 8, ठीक है। अगर मैंने कुछ कॉमन वॉमन भी ले लिया तो कटेगा नहीं, डोंट वरी, ठीक है ना। तो अभी मेरे पास में कुछ y1 की कुछ खतरनाक सी मेरे पास में कुछ वैल्यू आ रही है जो कि एकदम स्ट्रेट अवे तो मेरे को कुछ आंसर दे नहीं रही है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर पक्का है कि ये कुछ ना कुछ आंसर हमारे को दे ही देगी, है ना। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो मुझे यहां से दिख रहा है y1 का क्यूब माइनस का 64 बराबर 0।
तो y1 की जगह पर अगर हमने 4 रख दिया तो ये सर सेटिस्फाई कर सकता है क्यूबिक इक्वेशन को। और y1 इज इक्वल टू 4 जो होगा वो होने पर जो हमारा x1 होगा, क्योंकि वो y1 का स्क्वायर बाई 4 है, ठीक है ना, और इसी वजह से उसकी वैल्यू भी 4 ही आएगी। इसका मतलब हमारा जो p पॉइंट है वो 4,4 आएगा और हमारे पास p पॉइंट आ गया। अगर मेरे पास p पॉइंट आ गया तो मेरा चौथा पड़ाव चालू हो गया। अब मैं एक एक करके क्वेश्चन के बारे में बात कर सकता हूं। कैसे, समझो। अगर मैंने ये कहा कि sp क्या होगा, तो मुझे पता है sp का मतलब हो जाएगा अंडरूट में 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस के अंदर 4 - 8 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला और क्या, सही है। तो मैं यहां से देख रहा हूं 4 और 4 16, 16 के हिसाब से 2√5 इज द एग्जैक्ट आंसर, बराबर है। मैंने ए ऑप्शन एकदम सलंग सही है, बराबर। तो पहला क्वेश्चन मुझे वहां से मिल गया। अब अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एस क्यू और क्यूपी, क्यू पॉइंट क्या है, क्यू पॉइंट के बारे में बताना। क्यू इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ये वाला पॉइंट सही सोच रहा हूं। क्यू इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट इंटरनली, बिल्कुल इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब एस क्यू और क्यूपी कहां से लाए जाए, क्यू पॉइंट कैसे लाओगे सर? देखो, अगर देखा जाए वैसे तो अब हमारे पास में लगभग सारी चीजें पड़ी हैं, लेकिन रेशो की अगर बात करी जाती है तो थोड़ा सा इशू ये आता है कि हमारे को ये नहीं पता कि क्यू कितनी दूरी पे होगा। अब एक बच्चे के दिमाग में कैसे नहीं पता सर, वो तो रेडियस के बराबर दूरी पे होगा ना। मैंने कहा हाँ यार, क्या तो सही रहे हो, माने इतना तो हमें भी पता चलता है कि एस क्यू जो है वो 2 है। हाँ, एस क्यू तो रेडियस है सर। अगर ऐसा है तो क्यूपी क्या होगा? क्यूपी जो होगा वो हम एसपी में से एस क्यू घटा लेते हैं, बोले तो 2√5 में से 2 घटा लेते हैं। हाँ, फिर क्या चाहिए सर? फिर तो हो गया। फिर तो हमारे को एस क्यूज टू क्यूपी निकाला, मैंने 2 कॉमन लेने पर √5 - 1। हाँ, इसे आप ऐसे समझें या यूं समझें कि अगले अगले ने आपसे एस क्यू अपॉन क्यूपी मांगा, तो आपने एस क्यू की जगह 2 लिख दिया और नीचे की तरफ आपने 2 कॉमन लेकर के √5 - 1 लिखा और 2 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली 1 अपॉन आ रहा था, आपने इसको जानबूझ करके कर डाला रैशनलाइज, और ऊपर हो गया √5 + 1 और नीचे की तरफ हो गया √5 + 1। नीचे से पता नहीं, लेकिन ऊपर √5 + 1 और नीचे 4 हो गया है रैशनलाइजेशन के बाद। सही है, सही है, सही है। इसका मतलब ये कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो तो आ रहा है √5 + 1 डिवाइड बाई 4, लेकिन सरकार कह रही है √5 + 1 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब ऑप्शन भी रॉन्ग हो रहा है ना। अब चलते हैं हम तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला P इज इक्वल टू 6। क्या बोल गए, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला। अब यहां हमारे लिए इशू ये होता है कि हम नॉर्मल टू द पैराबोला कहां से लाएंगे। अब भी लाता हूं, देखो मेरा 5वां टारगेट आ गया है। नॉर्मल एसपी का इक्वेशन क्या होगा। हमें यह पता है कि हमारा जो नॉर्मल है उसका स्लोप माइनस का y1/2 था और y1 हमारा 4 है, तो इस तरह से स्लोप हो गया -2। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं y - 4 इज इक्वल टू -2x - 4, क्योंकि वो 4 से गुजरेगा। हाँ, तो इसका मतलब ये कहलाएगा y + 2x इज इक्वल टू, यहां से हो गया 8 और 4 12, तो 2x + y इज इक्वल टू 12 हो गया है। अब सर इसके इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा x/6 प्लस में y/12 इज इक्वल टू 1। तो इसका x इंटरसेप्ट कितना हुआ, 6। इसका मतलब सी ऑप्शन सही कह रहा था। ये बात, एक क्वेश्चन बहुत सारी करामात, सी ऑप्शन भी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर डी, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट Q इज 1/2। ओके, अब लेकिन सर Q पॉइंट पर हमारे को पहले Q पॉइंट पता होगा तभी तो हम सोच पाएंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर दोनों का नॉर्मल कॉमन है तो दोनों का टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होगा। इसका मतलब ये कि जो P पर टेंजेंट की स्लोप है वही Q पर भी टेंजेंट की स्लोप होगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P इज इक्वल में स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q होगा। हाँ या ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q क्या है? अब स्लोप ऑफ टेंजेंट P है, P पर टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? P पर टेंजेंट की स्लोप dy/dx दे रहा था 2/y1, इसका मतलब 2/4 दैट इज 1/2। इसका मतलब ऑप्शन डी भी एकदम सही ऑप्शन है मेरे दोस्त। डी ऑप्शन भी सही ऑप्शन है। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन भी चुटकियों में तो नहीं, लेकिन हाँ दम लगा करके थोड़ा सॉल्व करने पे सॉल्व हो गया है।
बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। एक के बाद एक इसने बहुत सारी चीजें दिखाई, अपने हमें डिफरेंशिएशन में भी लेके गया और टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन जो था वो ये कि इसने हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले पॉइंट तक पहुंचना सिखाया। ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन ये वैसा था। माने अगर किसी से ये पूछा जाए कि इस कर्वेचर पर दूसरे कर्वेचर से सबसे नजदीक का पॉइंट कौन सा है तो कैसे निकालते हैं, वो सीखा हमने इससे। तो अब हमारे पास में एक आइडिया हो गया ना कि हमने कैसे कैसे चीजों को बदलते हुए देखा और हम कैसे चीजों की और आगे प्रोसीड करें। तो आई एक्सपेक्ट कि ये वाली बात भी आपको पकड़ में आ गई होगी, है ना। आगे चल जाता हूं जल्दी से। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है देखते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए कॉर्ड विच इज नॉट अ टेंजेंट टू द पैराबोला y square is equal to 16x has a equation 2x plus y is equal to p and the midpoint h comma k, then which of the following is possible for p h k? हिंदी में क्या है, एक कॉर्ड जो कि टेंजेंट नहीं है, y square is equal to 16x करके जो पैराबोला है उसकी एक टेंजेंट नहीं है कॉर्ड, उसकी इक्वेशन अगर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू p है तो, और उसका मिड पॉइंट अगर h कोमा k है, उसी कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर h कोमा k है, तो इनमें से कौन कौन सी जानकारियां इस पर संभव है। ओके, अब यहां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए साहब क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक हमें दिया जा रहा है पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, जिससे मुझे a की वैल्यू 4 मिल रही है, इसे साइड कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये बोल रहा है कि कॉर्ड भी है, कॉर्ड की जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू p। तीसरी चीज वो बोल रहा है कि कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है दैट इज h कोमा k। तो हम अगर कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट पे जाते हैं तो उसका इक्वेशन t इज इक्वल टू s1 से निकाला जा सकता है। t का मतलब होता है चेंज, चेंज का मतलब y स्क्वायर की जगह y1, ठीक है, और 16x x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर तो है ही नहीं, तो 16x की जगह पर हम 8 कॉमन ले लेते हैं और 2x की जगह x प्लस h, ये t बन गया। s1 का मतलब होता है कर्वेचर में उठा के पॉइंट को रखना। तो पॉइंट है हमारा h कोमा k, कर्वेचर है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो जैसे मैं उसमें रखूंगा k स्क्वायर माइनस 16h, ये मैंने अपनी तरफ से वैल्यू रख दी। ये मेरा क्या बन के आया, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड बन के आया। ये वही मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड है जो कि ऊपर वाली लाइन भी है। ये लाइन और ये लाइन एक ही जने के बारे में बात कर, अगर ये एक ही जने के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर कंपैरिजन होना लाजमी है। तो कैसे करेंगे साहब, इसे ऐसे लिखेंगे -8x प्लस का ky माइनस 8h, ठीक है, और इधर से माइनस का 8h और इधर से प्लस का 16h माइनस का k स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा और साफ सुथरा कर देता हूं, -8x प्लस का ky माइनस k स्क्वायर प्लस 8h इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन और ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन दोनों सेम है, तो दोनों में कंपैरिजन होगा। अगर दोनों में कंपैरिजन होगा तो कैसे होगा साहब, मैं x का कोफिशिएंट उधर देख पा रहा हूं 2, इधर देख पा रहा हूं -8, उधर देख पा रहा हूं 1, इधर देख पा रहा हूं k, उधर मैं कांस्टेंट के नाम पे देख पा रहा हूं -p, इधर देख पा रहा हूं माइनस का k स्क्वायर प्लस 8h। अगर मैं कैंसिल आउट भी करके देखता हूं तो इट इज नथिंग बट -1/4, तो k की वैल्यू मेरे पास -4 आ रही है। ओके, k की वैल्यू मेरे पास -4 आ गई। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूं तो k की वैल्यू -4 है किसी ऑप्शन में, हाँ इन दोनों में है। अब मुझे h तक और जाना है। ओके, लेकिन इसमें दो अननोन है। अगर मैं इसको देखता हूं तो मुझे पहले इन दोनों से बात कर लेनी चाहिए। यहां पे मुझे दिख रहा है -p और k की जगह पे -4 रखने पे माइनस का 16 प्लस 8h इज इक्वल टू -1/4, राइट है। ये माइनस का ये माइनस से कनेक्शन उड़ा देते हैं, तो फिलहाल मुझे दिख रहा है 4p इज इक्वल टू में माइनस का 16 प्लस 8h, ऐसा कुछ, जो कि अभी कुछ सेट नहीं दिख रहा। मतलब मेरे पास p h k की ऐसा सीधी सीधी वैल्यू नहीं आ रही। हाँ, मैं ऑप्शन से जा सकता हूं। क्या ऑप्शन हो सकता है मेरा, पहले दोनों में ऑप्शंस क्या है, पहले मैं p की वैल्यू -2, h की वैल्यू 2, p की वैल्यू -2 रखते इधर -8 आ रहा है, यहां से माइनस का 16 प्लस में 8 इंटू 2 16,
सही है, दोबारा देख लेता हूं, इधर हो जाएगा 8H और मुझे ये ऑप्शन कुछ सही नहीं दिख रहा। अब मैं थर्ड ऑप्शन पे ट्राई करता हूं। P की वैल्यू 2 रखते ही यहां 8 हो रहा है, यहां पे माइनस का 16 प्लस में 8 इंटू 3 24। हाँ ये बैठ रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो मुझे क्या समझ में आया, कुछ भी ऐसा बहुत सरकास्टिक क्वेश्चन नहीं था, इतना आसान क्वेश्चन था। मेंस में इस तरह के क्वेश्चन, सॉरी एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन आना अपने आप में मतलब हैरान करने वाली जगह है। एक ऐसी जगह जहां पे स्टूडेंट को लगता है इतना आसान क्वेश्चन कैसे हो गया, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड से हमारी कॉर्ड का कंपैरिजन कर दिया और ऑप्शन से मिलाते चले गए, बताइए। और सिर्फ डर किस चीज का, आईआईटी के टैग का डर। तो मुझे लगता है कि आज वाले सेशन से ये चीज तो क्लियर होती जा रही होगी कि कुछ क्वेश्चन तो भाई मतलब बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, लार्जर देन एक्सपेक्टेशन आते हैं, और कई क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा नीचे आ जाते हैं। तो हमें तो हर तरह के क्वेश्चंस को समझ के सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए, और वो आदत सिर्फ बैठने से ही बनेगी, सिर्फ मुंह बना करके देखने से नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। ये जो चीज आपने सीखी उससे एक बात और स्पष्ट हो गई कि हमको क्या करना है, हमको बस कैसे भी कर करके अपना टाइम पूरी तरह से इसमें स्पेंड करना है, बिताना है इसके साथ में। कम से कम 8-8 घंटे तक हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन जब ढूंढ ढूंढ के करना चालू करेंगे, तब हमें वो दिमाग पैदा होगा जो हमको वहां तक पहुंचाने में सक्सेसफुल होगा, एडवांस के ऑप्टिमम लेवल तक। तो बस इतना ही मेरे हिसाब से कहना बनता है कि मैथ्स को थोड़ा ज्यादा समय दें, ठीक है। और एक बार में वन सिटिंग के अंदर कम से कम नहीं करते, 4 से 8 घंटे के बीच में लगातार बैठ के देखें, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। हर क्वेश्चन के साथ जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाएंगे, बीच बीच में आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाएंगे आप अपनी विंडो खुलती हुई देखेंगे दिमाग की। बस सिर्फ पढ़े नहीं, उसे करके देखें, हर क्वेश्चन को स्वयं करके देखें। बीच बीच में आपको कुछ हिंट लेने की इजाजत है, लेकिन आप करें और समझ करके दोबारा से रिक्रिएट करें। मेरे को लगता है कि शायद ये वाली बात आपको इस सेशन से भी समझ में आ रही होगी, और आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आज के दिन से आपको समझ में आना चालू हो जाएगी। तो मिलते हैं बस अगली बार, तब तक वही प्यारा संदेश, माता पिता को खूब सम्मान पाना है, वापस बहुत बड़ा सम्मान। भाई बहनों से तो नौक झोंक चलती रहती है, हिंसा से हमें दूर रहना है, मित्रों से प्रेम बना के रखना है। सफलता अपने साथ ही साथ रहेगी। जय हिंद।